Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 11, The Composite Culture, Bhakti Movement, Sufism, and Influence of Christianity on Indian Society. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in that part we have completed Bhakti Movement. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Ajmer Sharif Dargah. बेटा अगर हम सूफीज़म की बात करें तो सूफीज़म एक लिबरल मूवमेंट था, लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था। किस में? इस्लाम में। देखो, जैसे हम बोलते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे एविल्स थे, हिंदुइज्म में बहुत सारे एविल्स थे, ऐसे इस्लाम में भी कुछ तो प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट आया, जिसे हमने क्या कहा? सूफीज़म। अगर मैं सूफीज़म की बात करूं तो सूफीज़म का ओरिजिन हुआ है ईरान में। अगर हम सूफी ऑर्डर्स की बात करें, जिन्हें हम कहते हैं सिलसिला, इन सूफी ऑर्डर्स में, जिन्हें हम सिलसिला भी कहते हैं, दो को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली नदन इंडिया में। दो सिलसिले, दो सूफी ऑर्डर्स ने तो कमाल ही करके रख दिया नदन इंडिया में। कब? 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में। वो तो सिलसिले थे, एक चिश्ती सिलसिला और दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला। क्या इतनी बातें समझ में आई? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई सूफीज़म क्या है, तो सूफीज़म एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट है। किसके अंदर आया? ये इस्लाम के अंदर आया। ठीक है, इस्लाम में जो थोड़ी बहुत बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट आया, जिसने हमने सूफीज़म कहा, जिसको हमने सूफीज़म कहा। सूफीज़म का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो वो ईरान में हुआ। सूफीज़म का ओरिजिन ईरान में हुआ, ये ध्यान रखना। सूफी ऑर्डर्स में दो सूफी ऑर्डर्स, जिसे हम चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला कहते हैं, ये इंडिया के नदन पार्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। कब? 13th और 14th सेंचुरी में। अब पहला जो ऑर्डर है जिसको नदन इंडिया में बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। तो जो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये फाउंडर थे चिश्ती ऑर्डर के। ये इंडिया में आए 1192 में, 1192 में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर थे, वो इंडिया में आए। ये लाहौर में रहे। जो लाहौर आज कहाँ है बच्चा? पाकिस्तान में। ऑब्वियसली बात है, लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और थोड़े टाइम में दिल्ली में भी रहे, तो लाहौर में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, और फिर बाद में ये शिफ्ट कर गए अजमेर। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में इंडिया आ गए, थोड़े दिन लाहौर में रहे, दिल्ली में रहे, और बाद में वो अजमेर चले गए, अजमेर में रहने लगे। इनकी डेथ हो गई 1236 में। तो इनके जो डिवोटीज़ थे, जब इनकी डेथ हो गई मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो इनके जो डिवोटीज़ थे वो सेलिब्रेट करने लगे एनुअल वर्स। वर्स बोले तो साल भर का एक दिन, जो इनको डेडिकेटेड था। कहाँ पर? अजमेर में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टाइम अजमेर में ही गुजारा, अजमेर में ही रहे। बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कोई बुक नहीं लिखी थी। ही डिड नॉट राइट एनी बुक। His fame rose because of his deep desire for union with God. इनका देखो, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, पर फिर भी लोग इनको इतना पसंद करते हैं, इनका फेम इतना बढ़ गया, तो सिर्फ वो इसी बात से बढ़ा क्योंकि इनके अंदर बहुत डीप डिज़ायर थी। किस बात की? कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान में मिलना है। ये जो इनकी डिज़ायर थी, इस वजह से ये बहुत फेमस हुए। अब बेटा सूफीज़म का जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। मेनी स्टेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन स्पिरिचुअल पाथ दैट द सूफीज रिक्वायर्ड टू वॉक अलोंग। और अगर आप सूफीज़म को ज्वाइन करना चाहते हैं, सूफी बनना चाहते हैं, तो इस स्पिरिचुअल पाथ में बहुत सारी स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेन स्टेजेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब देखो, तलब, मतलब आपके अंदर तलब होनी चाहिए। आज तलब वर्ड को हम नेगेटिव सेंस में ज़्यादा देखते हैं। तलब मतलब किसी चीज़ के लिए डीप डिज़ायर होना, फॉर यूनियन विद गॉड। यहाँ पर तलब का मतलब था कि आपके अंदर ये इच्छा भर भर के भरी होनी चाहिए कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान में मिलना है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? तलब। तो पहली स्टेज ये होगी। दूसरा, इश्क। इसको भी बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा है आजकल, क्योंकि इतना हम लाइटर नोट पे लेने लगे हैं कुछ चीज़ों को कि इसे भी हमने नेगेटिव ही बना दिया है। इश्क, इश्क मीन्स व्हाट? जेन्युइन लव ऑफ गॉड। आपको लव करना है, इश्क करना है, पर वो किससे? भगवान से। फना, एक गाना था ना, फना हो जाऊं
मैं तेरे प्यार में। यहाँ पर फना का मतलब था बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, फना कर दो। तो फना अपनी जान वान को नहीं देना, यहाँ पर फना का मतलब है कि आपके अंदर जो ईगो है ना, उसको आपको खत्म करना है। तो उसको क्या बोला, फना। तलब फर्स्ट, सेकेंड इश्क, थर्ड फना, और फोर्थ है हैरत। हैरत बोले तो अमेजमेंट, हम बोलते हैं ना मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई, हैरत मतलब अमेजमेंट। ये वो स्टेज है जहाँ पर, जिसमें जो सीखर होता है, जो सूफी है, जो तलाश में है कि भैया मैं गॉड से मिल जाऊं, उसको एक ग्लोरियस लाइट दिखती है जो उसे बिल्कुल डम्ब बना देती है, और वो चिल्लाने लगता है, नीदर आई एम अ मुसलमान, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, नॉर द काफिर। काफिर एक वर्ड है जो बेसिकली मुस्लिम्स में यूज किया जाता है, किसके लिए, वन हु इज नॉट अ मुस्लिम। मुस्लिम्स किसको काफिर बोलते हैं बच्चा, जो मुसलमान नहीं है उसको मुस्लिम काफिर बोलते हैं। तो हैरत अमेजमेंट वो स्टेज है सूफीज़म के स्टेजेस में से एक स्टेज वो है जहाँ पर उसको ग्लोरियस लाइट दिखती है, और उस लाइट के बाद दिखने के बाद वो डम हो जाता है और चिल्लाने लगता है, भाई ना तो मैं मुसलमान हूँ ना ही तो मैं काफिर हूँ। द लवर इज नाउ अलोन विद द बिलव्ड। अब लवर कौन, वो सूफी जो स्टेजेस को क्रॉस कर रहा है, और बिलव्ड मतलब गॉड। अब वो सूफी किसकी बात कर रहा है, किसकी बात सुन रहा है, किसको देख रहा है, अपने बिलव्ड मतलब गॉड को। द लवर इज नाउ अलोन विद द बिलव्ड। यहाँ पर लवर कौन है और बिलव्ड कौन है, ये अब आपको समझ में क्या होगा। बिलव्ड भगवान है, लवर वो व्यक्ति जो भगवान की तलाश में जा रहा है, गॉड की तलाश में, अल्लाह की तलाश में जा रहा है। नेक्स्ट, टोटल डिवोशन टू गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। बेटा टोटल डिवोशन मतलब आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दो भगवान को, अल्लाह को, और ब्रदरहुड ऑफ मैन मतलब आपस में भाईचारा बना के रखो। सूफी इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर देना है गॉड को। वो स्ट्रेस देते हैं कि आपकी इनर प्योरिटी पे ध्यान दो भाई, ठीक है। आप अंदर से जितने ज़्यादा शुद्ध होंगे, जितनी अच्छी आपकी सोच होगी, जितने अच्छे आपके विचार होंगे, उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। अल्लाह को ज़्यादा इजीली आप पा पाओगे, मतलब क्या बोल पाओगे, अटेन कर पाओगे। और सूफीज़म इस बात पे भी बहुत स्ट्रेस देते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग बिलीव होना चाहिए किसी भी मनुष्य, किसी भी आदमी के अंदर, कि भाई आपस में दुनिया में जितने भी लोग हैं हम लोग भाई भाई हैं, हमें किसी का कुछ बिगाड़ना। अब जैसे हम लोगों ने देख लिया कि भाई जब डेथ एनिवर्सरी होती थी तो उर्स सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी को वो किस तरीके से मना रहे हैं, एनुअल उर्स की तरह मना रहे हैं, ठीक है। और इस उर्स का जो मेन अट्रैक्शन होता था, इस पूरे फेस्टिवल का जो मेन अट्रैक्शन, मैं भी बोल रही हूँ कि वो डेथ एनिवर्सरी को पूरे फेस्टिवल की तरह मनाते थे। और उस एनुअल उर्स, उस फेस्टिवल का जो अट्रैक्शन होता था वो होता था द कलंदर्स फ्रॉम मेहरोली, मेहरोली से आए हुए कलंदर्स, जो फ्रेंड्स की तरह हुआ करते थे, एडमायरर्स की तरह हुआ करते थे, किसके, गरीब नवाज के। वो सूफी संत जिसने बिस्टॉ कर दी अपनी ब्लेसिंग्स किसके लिए, पुअर्स के लिए, जिन्हें क्या कहा गया, गरीब नवाब, उसके एडमायरर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, कौन, कलंदर्स ऑफ मेहरोली। अब यहाँ पर बेटा और जो वर्ड है वेस्टोस, उसका मतलब होता है अर्पित करना। तो फिर से ध्यान से सुनो, जो मेन अट्रैक्शन होता है उस एनुअल उर्स का, वो होते हैं कलंदर्स फ्रॉम मेहरोली। कलंदर्स वो सूफीज जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी तरह डिवोट कर दी है स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो फ्रेंड्स की तरह, एडमायरर्स की तरह, किसके फ्रेंड्स, किसके एडमायरर, गरीब नवाज, वो सूफी सन जिसने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया किसकी ब्लेसिंग्स में, पुअर की को ब्लेसिंग्स देने में। Go all the way from Delhi every years and offer colorful चादर्स, बेडशीट ऑन द दरगाह। ये हर साल जाते हैं और कलरफुल बेडशीट्स ऑफर करते हैं किसको, दरगाह को। दरगाह बोले तो श्राइन को। कौन सी श्राइन, मोइनुद्दीन चिश्ती की श्राइन। तो ये बात समझ में आ गई। जो उर्स, जो कलंदर्स फ्रॉम मेहरोली हैं, उर्स का अट्रैक्शन सेंटर होते हैं। ये गरीब नवाज के फ्रेंड्स और एडमायरर की तरह होते हैं जो हर साल चादर लेके जाते हैं और दरगाह पर चढ़ाते हैं। कहाँ से चलते हैं, ये दिल्ली से चलते हैं हर साल, और कलरफुल चादर, बेडशीट अजमेर पे जाके चढ़ाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स आर डेप्थली वुवन इनटू द कलरफुल चादर। और ये कलरफुल चादर को सिर्फ आप कलरफुल चादर की तरह नहीं देखें बेटा, इसमें गोल्ड से, सिल्वर थ्रेड से भी काम किया जाता है। आई बात समझ में। और इसीलिए ये अट्रैक्शन का मेन सेंटर होते हैं कौन, द कलंदर्स फ्रॉम मेहरोली। नाउ सेंट
फ्रांसिस असीसी चर्च कहाँ पर है बेटा? कोची में। कोची के सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च को अब हम पढ़ेंगे। तो पहले मुझे बताओ चर्च क्या होता है? तो चर्च वो प्लेस होती है जहाँ पर क्रिश्चियंस इकट्ठे होते हैं प्रेयर के लिए। जैसे मंदिर है, मस्जिद, वैसे ही चर्च भी है। चर्च में लोग क्रिश्चियंस क्यों इकट्ठे होते हैं? फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स, फॉर प्रेयर टुगेदर। ठीक है, तो चर्च वो प्लेस है जहाँ पर क्रिश्चियंस इकट्ठे होंगे प्रेयर करने के लिए। जैसे मॉस्क है, जियूस का साइनागॉग है। साइनागॉग वो प्लेस है जहाँ पर जियो प्रेयर करते हैं। मॉस्क वो प्लेस है जहाँ पर मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं। मंदिर वो प्लेस है जहाँ पर हिंदूज प्रेयर करते हैं। वैसे ही क्रिश्चियन जहाँ प्रेयर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? चर्च। ये वो स्पेस है जो चर्च में होता है कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के लिए। और बेटा ये जो वर्ड है जिसे हम कॉन्ग्रीगेशनल कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप बना के, या और ज़्यादा अच्छा सामूहिक, जहाँ लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से प्रार्थना करें उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्री मतलब इकट्ठे जहाँ हो जाए उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप है, तो मतलब इकट्ठा होकर पूजा करना। तो चर्च वो प्लेस है जहाँ पर क्रिश्चियन मिलते हैं, प्रेयर करते हैं। जैसे मॉस्क है मुस्लिम्स के लिए, ज्यूज़ का साइनागॉग है, वैसे ही स्पेस प्रोवाइड की जाती है चर्च में जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप होती है। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब क्या होता है? सामूहिक, इकट्ठा होके। 1498 में वास्को डी गामा ने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया के लिए और कैलीकट पहुंचा। कैलीकट नियर कोझिकोड या कोझिकोड कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पे कोझिकोड है, वहीं पर पास में कैलीकट है, वहाँ पर पहुंचे हमारे वास्को डी गामा। कब पहुंचे? 1498 में। ये एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, पोर्चुगल से थे, पोर्तुगीज थे। ये 1498 में इंडिया पहुंच गए। एक नया सी रूट इन्होंने ढूंढ लिया इंडिया पहुंचने का। इट वॉज अल्फोंसो डी एल्ब्रुक। तो बेटा आप इसे अफोंसो दी अल्बुकर्क भी पढ़ सकते हैं और अफोंसो दी अल्बुकर्क ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो पोर्तुगीज प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो वो बिल्कुल अलग जाएगा। तो इट वॉज अल्फोंसो दी अल्बुकर्की या अल्बुकर्क जिसने फाउंडेशन रखा पोर्तुगीज पावर का इंडिया में। तो अगर इंडिया के पहले ड्यूक की बात करें कि पहले इंडिया में कौन सा ड्यूक पोर्तुगीज ड्यूक आया, तो वो अल्फोंसो दी अल्बुकर्की था जिसने पोर्तुगीज पावर के फाउंडेशन को इंडिया में रखा। रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया कौन? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क और अल्बुकर्की। इसे गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज अफेयर्स इन इंडिया। इंडिया में जो पोर्तुगीज अफेयर्स हैं उनका गवर्नर बना के भेजा। ठीक है। ही वॉज अलाउड बाय द राजा ऑफ कोचिन। कोचीन के जो राजा थे, कोचीन के जो राजा थे उन्होंने इसको अलाउ किया कि वो फोर्ट बोले तो किला बना सकता था। कहाँ पर? कोची में, कैलिकट में। ठीक है बात। तो फिर से ध्यान से सुनो, 1498 में वास्को डी गामा ने नया सी रूट ढूंढा इंडिया तक पहुंचने के लिए। जो पहला ड्यूक या पहला गवर्नर बन के कौन है? अल्फोंसो दी अल्बुकर्की। और इससे परमिशन दे दी राजा या रया ने कि ठीक है आप कोची में फोर्ट बना सकते हैं। इसने अपने ही फोर्ट में, जहाँ पर इसे किला बनाने की परमिशन मिली थी, अपने फोर्ट में इसने चर्च बना लिया। दैट हैड द वुडन स्ट्रक्चर। और पूरा कैसा स्ट्रक्चर था उस चर्च का? वुडन। क्या इतनी बातें क्लियर है? The wooden structure converted into a building made of bricks and pieces of stone. फिर बेटा ये जो वुडन स्ट्रक्चर जो बनाया था किसने? अल्फोंसो दी अल्बुकर्की ने। इसे ही फिर मिट्टी से, मैंने इसको अल्फोंसो बोला है कि अल्फोंसो बोला? अल्फोंसो है बेटा, ध्यान रखना है ना। फिर बाद में ये काय से बन गया? ब्रिक से, स्टोन से, मतलब पक्का बन गया। पहले से वुड से बना हुआ था। Under the Portuguese flag started a vigorous age of European missions. बेटा यूरोपियंस तो चाहते ही थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बनाना। पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया में आए और अपनी कॉलोनी बनाना चालू कर दिया। तो ये जो यूरोपियन मिशन था, ये जो वाइग्रस मिशन था कि पूरे इंडिया को कॉलोनी बनाना है, ये किस फ्लैग के अंडर इंडिया में स्टार्ट हुआ? पोर्तुगीज।
जो जेलस कैथोलिक्स थे, कैथोलिक्स मतलब क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है, और जेलस मतलब उत्साहपूर्ण, जो उत्साहपूर्ण कैथोलिक्स थे, जिनके अंदर जोश भरा हुआ था, उन्होंने ये इस बात को मिशन की तरह लिया कि भैया अब हमें पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो हमारे फेथ को नहीं मानते, उन्हें इस तरीके से समझाना है कि वो हमारे फेथ में कन्वर्ट हो जाए। तो जो जेलस कैथोलिक्स थे, उत्साहपूर्ण जो कैथोलिक लोग थे, उनका मिशन था कि हमें कन्वर्ट करना है लोगों को, ईस्ट के लोगों को अपने फेथ में। और इस एम को पूरा करने के लिए जो सबसे पायोनियर, जो सबसे पहला व्यक्ति, जो पायोनियर से हम बोलते हैं ना, जो 3-4 व्यक्ति जो बिल्कुल आगे आगे काम करते हैं, उसमें सबसे आगे थे फ्रांसिस्कैंस। ठीक है, तो जो पायोनियर थे कन्वर्जन के वो थे फ्रांसिस्कैंस। जो पोर्तुगीज गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पोर्तुगीज गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उन्हें अलाउ किया राजा ने कि भाई वो वुडन स्ट्रक्चर को बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब विथ ड्यू परमिशन ऑफ राजा सब कुछ चल रहा है ये। मतलब हमारे राजाओं को इतना होश ही नहीं था कि आज ये इंडिया में आए, कल इंडिया का कबाड़ा भी कर सकते हैं। वो चुपचाप देख रहे हैं, हाँ ठीक है, करो करो भाई, जो करना है करो। तो जो पोर्तुगीज गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनको अलाउ किया राजा ने कि ठीक है तुम कन्वर्ट कर दो, ये जो वुडन स्ट्रक्चर है तुम्हारे पूजा पाठ की जगह है, हम भी बहुत अच्छे लोग हैं, सनातनी लोग हैं, ठीक है हम तुम्हें परमिशन देते हैं, कन्वर्ट कर लो कर लो। अ, अब सनातन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कास्ट, एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया के कल्चर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सनातन आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमने परमिशन दे दी कि ठीक है आप इसको ब्रेक और स्टोन का बना लो। जो नया चर्च था वो 1516 में रेडी हो गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू सेंट एंथोनी। और ये किस संत को डेडिकेटेड था? संत एंथोनी, सेंट एंथोनी को डेडिकेटेड ये चर्च रेडी हो गया 1516 में। परमिशन किसने दी थी? अगेन रया राजा ने। किसको दी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। अब बेटा एक एक करके सारे यूरोपियंस को लगने लगा कि यार हमें भी इंडिया पहुंच ही जाना चाहिए, इतने प्यारे लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, इन्हें पागल बनाने का मौका तो सबको एक बार मिलना चाहिए। तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए डच, डच किसको बोलते हैं बच्चा? नेटिव ऑफ नीदरलैंड्स, वो भी इंडिया आ गए। उन्होंने कैप्चर कर लिया कोची को और वहां पर फैक्ट्री बनाना चालू कर दी। कब? 1663 में। तो जो कंट्रोल था चर्च का आप किसके पास आ गया? डच के पास आ गया। Now the control over the church passed on to them. Them मतलब who? Dutch, the people of Netherlands. ठीक है, बट द डच वर प्रोटेस्टेंट। बेटा क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांच हैं, एक है कैथोलिक्स और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। तो जो डच थे वो कैथोलिक्स ब्रांच को नहीं मानते थे, वो प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, और फिर से सुनो, जो डच थे वो प्रोटेस्टेंट थे, जबकि पोर्तुगीज जेलस कैथोलिक्स थे, बहुत ही उत्साहपूर्ण कैथोलिक्स, पूरी दुनिया को कैथोलिक बनाना चाहते थे। तो जो डच थे उन्होंने डेमोलिश कर दिया मोस्ट ऑफ द कैथोलिक चर्च को। अब देखो हम बोलते हैं कि मंदिर मुस्लिम ने तोड़े, मस्जिद हिंदुओं ने तोड़ी, चर्च हिंदू मुस्लिम ने तोड़े। भाई क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांच है और उन दो ब्रांच में से एक ब्रांच दूसरे के बनाए हुए ब्रांच के चर्चेस को तोड़ देती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब क्रिश्चियन चर्च को तोड़ रहा है। सिर्फ क्रिश्चियंस में ये डिफरेंस है कि एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट है, तो कैथोलिक्स के बनाए हुए चर्च को कौन तोड़ रहा है? प्रोटेस्टेंट। तो जो डच थे उन्होंने डेमोलिश कर दिया चर्च, कैथोलिक चर्च को। पर जो कोची का जो चर्च था, बट द चर्च एट कोची एस्केप द डिस्ट्रक्शन, इट बिकेम द ऑफिशियल चर्च ऑफ द डच। और यहाँ पर डेमोलिशन नहीं हुआ और डच ने इसे अपना ऑफिशियल चर्च बना लिया। क्या इतनी बातें क्लियर है? मोस्ट ऑफ द चर्चेस which were made by Catholics demolished by the Dutch, but one church, that is of Kochi, it was not demolished, it became the official church of the Dutch. बेटा ये जो कोची का चर्च था बाद में सीएसआई बन गया। सीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? चर्च ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है बात, कोची का चर्च बाद में कहाँ में ट्रांसफॉर्म हो गया? चर्च ऑफ साउथ इंडिया में। 1795 में ब्रिटिशर्स के पास आ गई कोची। कोची का कंट्रोल किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास चला गया। तो जो डच थे उन्होंने अपनी फ्री विल से, अपनी खुद की इच्छा से ही ये जो चर्च था इसको एंग्लिकन कम्युनिटी को दे दिया। ये जो एंग्लिकन कम्युनिटी है ये क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसको डच ने, पीपल ऑफ नेदरलैंड को क्या बोलते हैं? डच।
डच ने किसको दे दिया? एंग्लिकन कम्युनिटी को दे दिया। बाद में इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहा गया, कब? 1923 में। पर ये कंटिन्यू रहा टू बी ओन्ड बाय नॉर्थ केरला डायोसिस ऑफ चर्च ऑफ साउथ इंडिया। पर बाद में भी इसका कंट्रोल किसके पास ही रहा? नॉर्थ केरला डायोसिस ऑफ चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मतलब CSI के पास ही इसका कंट्रोल रहा। पर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहलाया कब? 1923 में। इसकी अगर हम हिस्टोरिक मेरिट की बात करें, ऐतिहासिक मेरिट की अगर हम बात करें, हिस्टोरिक मेरिट की बात करें, तो ये जो चर्च है ये इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी और एस्थेटिक इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है, बैप्टिज्म कराया जाता है। बैप्टिज्म क्या होता है बेटा? बैप्टिज्म वो सेरेमनी होती है बेटा जिसमें किसी भी व्यक्ति को चर्च का मेंबर बनाया जाता है। जब भी कोई जो क्रिश्चियन होता है वो चर्च का मेंबर बनना चाहता है तो उसे इस सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं बैप्टिज्म। ठीक है, तो इस चर्च की हिस्टोरिक मेरिट भी है, एस्थेटिक मेरिट भी है। ये बहुत सारी सर्विसेज देता है। बैप्टिज्म मतलब जब किसी व्यक्ति को चर्च का मेंबर बनना है तो उसका बैप्टिज्म होगा, मैरिजेस करवाता है। ठीक है, चर्च के पास एक प्रॉपर रजिस्टर है। ठीक है, दैट द चर्च प्रोवाइडेड एंड देयर रिकॉर्ड कुड बी फाउंड चर्च रजिस्टर फ्रॉम 1751 से 1804 तक जो भी कुछ इन्होंने करवाया, भले वो मैरिज और बैप्टिज्म, सबको लिखा गया। फॉर मोर बेटा 40 साल से भी ज़्यादा इसे हैंड राइटिंग में मतलब लिख कर मेंटेन किया गया। करने वाले कौन थे? मिनिस्टर ऑफ द चर्च। ठीक है बात, शुरुआत के 40 साल इसे हैंड राइटिंग में मतलब हाथों से लिख लिख कर इनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया, कितने बैप्टिज्म हुए, कितने मैरिजेस हुई। और वो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ चर्च कौन थे जिन्होंने हाथों से लिख के रिकॉर्ड को मेंटेन करा? वो थे प्रेडिकेंट कॉर्नेलिस। ठीक है बात, 1930 से the leaves of the register were repaired by handwriting expert in London। बेटा देखो इतना पुराना रजिस्टर हो गया था तो उसमें कुछ रिपेयर की रिक्वायरमेंट थी और उसकी रिपेयर रिक्वायरमेंट को पूरा किया हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जो कहाँ से थे? लंदन से थे उन लोगों ने। ये है वो चर्च ऑफ सदर्न इंडिया जिसे CSI भी हम कहते हैं। अगर हम आज की बात करें कि आज जब चर्च में आप जाओगे तो आपको फोटोकॉपी देखने को मिलेगी बेटा, ओरिजिनल लीव्स देखने को नहीं मिलेंगी। जो ओरिजिनल लीव्स थी उन्हें और ज़्यादा सेफ्टी से रख दिया गया है। आज आप उनकी फोटोकॉपी को एग्जामाइन कर सकते हो अगर आप चर्च को विजिट करोगे तो। द क्लॉक ऑन दिस चर्च वॉज इरेक्टेड इन द ईयर 1923 इन द मेमोरी ऑफ हेल हैरिसन जॉन। हेल हैरिसन जॉन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनकी याद में 1923 में इस चर्च के ऊपर घड़ी लगाई गई। फिर से ध्यान से सुनो, जब आप इस चर्च को विजिट करोगे तो आपको ओरिजिनल लीव्स नहीं दिखाई देगी, फोटोकॉपी को आप देख सकते हो अलट पलट करके, मतलब आप एग्जामाइन कर सकते हो। जो क्लॉक है इस चर्च के ऊपर वो लगाई गई 1923 में, किसकी मेमोरी में? हॉल हैरिसन जॉन्स की मेमोरी में, जो उस टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे एस्पिनवॉल एंड कंपनी के। देयर इज इन इट्स प्रमाइसेस, इसी प्रमाइसेस में एक सेनोटैप भी है। सेनोटैप बोले तो जो किसी की याद में बनाया गया जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, सेनोटैप भी है। अ मॉन्यूमेंट और अ वॉर मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ रेसिडेंट ऑफ कोचीन। कोचीन के रेसिडेंट्स की मेमोरी में एक सेनोटैप, एक मॉन्यूमेंट वहाँ पर बनाया गया है। हु फेल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम में कोचीन के बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे रेसिडेंट की डेथ हुई। इन्हीं की याद में एक सेनोटैप, एक वॉर मेमोरियल इसी में बना दिया गया है, इसी की प्रेमाइसेस की बाउंड्रीज में बना दिया गया है। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section. भक्ति मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में।